Now, question number 9 of exercise 2.2. The ages of Rahul and Harun are in the ratio of 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? So, let the age of Rahul and Harun be 5x and 7x। हम इस तरह से डिस्कशन कर चुके हैं। जब भी रेशियो के क्वेश्चन आते हैं आपको इनका कॉमन मल्टीपल होता है कोई, जिससे हम इनको डिवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करते हैं। अब है यहाँ पे 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेज विल बी 56 ईयर। उसे पूरा सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को देखते हैं। 4 years लेटर, इसका मतलब 4 years बाद, तो उसके बाद सम लिखा हुआ है, लेकिन 4 years लेटर, तो 4 years लेटर के बाद पहले उनकी एज कितनी होने वाली है हम पहले वो चेक कर लेते हैं। आफ्टर 4 years एज ऑफ राहुल कितनी हो जाएगी फिर? अभी राहुल की ये रेशियो क्या होता है, हमेशा ऑर्डर में होता है। राहुल का फर्स्ट है 5x + 4, क्योंकि अभी जितनी भी एज है, अभी मान लो 5 से जो भी नंबर x हमारा फाइंड करेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसमें 4 years बाद की बात कर रहे हैं। तो 4 years के बाद राहुल की कितनी एज हो जाएगी? 5x + 4। एंड सिमिलरली किसकी भी एज बढ़ेगी? दोनों की एज बढ़ेगी। आफ्टर 4 year एज ऑफ Harun इक्वल टू 7x + 4। अब आते हैं कंडीशन पे। अब क्या लिख रखा है? 4 years लेटर, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। द सम ऑफ देयर एजेज विल बी 56 ईयर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो? जो इनका सम है 4 years के बाद, जो इनकी एज है, इनका जो सम है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है 56 के। अब इनको प्लस करते हैं। 7 + 5 12x, 4 + 4 8, 56। 12x इक्वल टू 56 माइनस 8। अब तो ये आप बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे क्योंकि प्लस में इस तरह माइनस में जाएगा। तो x इक्वल टू 48/12। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 आएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 4। ये x की वैल्यू मिल गई। सो हमने क्या सपोज की थी उसकी एज? सो एज ऑफ राहुल इक्वल टू 5x सपोज की थी, तो 5x मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 20 years। एंड एज ऑफ Harun इक्वल टू कितना था? 7x। दिस इम्प्लाइज दैट 7 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड इट विल बी इक्वल टू 28 years। सो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम इनको सॉल्व करें तो यही आंसर आएगा 20/28। अगर इनको डिवाइड करते हैं, कोई नंबर ऐसा डिवाइड कर रहा हो जो 4 5 जा 20, 4 7 जा, देखिए 5:7 आ गया। तो वही हमने x ढूंढा है, क्योंकि 4 कॉमन डिवाइजर है ना, दोनों को डिवाइड करा है। 4 5 जा भी 20 होता है, 4 7 जा भी 20 होता है, तो 5:7 तभी दे रखा था उसका रेशियो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। जब भी आप रेशियो के क्वेश्चन पढ़ते हैं, सीधे आप जिसके बारे में आपको रेशियो दिया गया है, उन दोनों को आप क्या मान लो 7x और 5x, मतलब उनके साथ x मर्ज कर दीजिए या y मर्ज कर लीजिए, क्योंकि ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, x मर्ज करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ तो तब बताएंगे ना जबकि हमारे पास बॉयज और गर्ल्स दोनों की स्ट्रेंथ पता होगी। तो हम क्या करेंगे? लेट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज किया है, गर्ल्स पहले लिखा हुआ है, लेकिन बेटा देखो यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स लिखा हुआ है। तो गर्ल्स बाद में था ना, लेकिन मैंने लिखा पहले स्टेटमेंट में जानबूझ के गर्ल्स पहले लिखा हुआ है। तो आपको ऑर्डर जरूर पता होना चाहिए। ये गर्ल्स आप बॉयज
ऐसे नहीं कि आपके मन में कुछ भी आया और आपने बॉयज़ का लिख दिया 5 और गर्ल्स का लिख दिया 7, ये ऑर्डर में होता है। अगर मैंने बॉयज़ एंड गर्ल्स बोला तो इसका मतलब बॉयज़ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और गर्ल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को। तो मैंने सबसे पहले किसका लिखा है यहाँ पे, गर्ल्स का लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, गर्ल्स में सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है उसका, तो गर्ल्स के लिए हम 5x बोलेंगे। सो एंड बॉयज़ इक्वल टू कितने, बॉयज़ का 7 है क्योंकि बॉयज़ का पहले बोला गया था। अब उसके बाद बोला था नंबर ऑफ बॉयज़, यहाँ पे कंडीशन दे रखी है उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोले द नंबर ऑफ बॉयज़। अब देखिए हम इसको पूरे स्टेटमेंट को एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट में बुलाते हैं। देखिए द नंबर ऑफ बॉयज़, कितना था द नंबर ऑफ बॉयज़, 7x। द नंबर इज मीन्स इक्वल, हमने स्टेटमेंट में बताया हुआ जब इससे पहले वीडियो हमने करे थे। तो द नंबर ऑफ बॉयज़ को लिख दिया हमने 7x, इज मीन्स इक्वल 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। इसका मतलब क्या हुआ, इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स के जो नंबर था उससे 8 ज़्यादा था। तो यही तो स्टेटमेंट बन गया, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आया, 7x माइनस 5x इक्वल टू 8। अब इसे सॉल्व करिए, 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 4, यहाँ पे भी x की वैल्यू 4 निकली। अब आप ये मत सोचिएगा कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी x की वैल्यू 4 निकली, तो हर वक्त ये रेशियो के क्वेश्चन में 4 निकलेगी। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी अभी सिचुएशन ऐसी है कि हमारा इस क्वेश्चन में x इक्वल टू 4 आया इस क्वेश्चन में भी। तो अब क्या करेंगे अब, सो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दिस इज 20 एंड बॉयज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 28। अब टोटल स्ट्रेंथ पूछा था ना, क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि बॉयज़ और गर्ल्स कितने, तो टोटल सम पूछा था, क्लास स्ट्रेंथ। तो क्लास स्ट्रेंथ तो तभी पता चलेगी जब नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स पता चलेंगे, तो इसलिए हमने ये निकालना जरूरी समझा पहले। सो टोटल स्ट्रेंथ इक्वल टू 20 प्लस 28 दैट इज 48। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of ages of all three is 135 years. What is the age of each one of them? तो ये बोला गया है कि बाईचुंग के बारे में बात की गई है, बाईचुंग के ग्रैंडफादर के बारे में बात की है और बाईचुंग के फादर के बारे में बात की गई है। तो आपको ये स्टेटमेंट ना 3 लोगों की एज पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मैंने जब आपको बताया था, कोई भी स्टेटमेंट में जब आपको देखना होता है किससे कंपैरिजन हो रहा है, तो लास्ट में किसका नाम आया, बाईचुंग, स्टॉप यहाँ पे हो गया। तो आपको यहाँ से पूरा पढ़ना है और यहाँ पे ख़त्म होता है। जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस समय एक्स किसको मानते हैं, जब उसको एक्स मानते हैं जिस पे हमने क्या होता है, कमेंट किया होता है। तो यहाँ पे भी बाईचुंग क्या है, बाईचुंग पे कमेंट किया गया कि बाईचुंग की जो फादर हैं वो 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। तो हम सबसे पहले किसको एक्स मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ बाईचुंग इक्वल टू एक्स। तो एज पूछी थी इसमें, व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो लेट द एज ऑफ बाईचुंग इक्वल टू एक्स। तो एक्स इसकी एज मान ली। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इनको एज का कंपैरिजन करें तो सबसे छोटा कौन होगा, बाईचुंग होगा। फिर उसके बाद किसकी एज देखी जाएगी, बाईचुंग के फादर की। फिर किसका नंबर आएगा, ग्रैंडफादर का। तो हम इसी ऑर्डर में इनके नेम लिखते हैं, तो इससे हमें आसानी हो जाएगी कि हम कंपेरिजन कर पाएंगे एक दूसरे से। तो लेट द एज ऑफ बाईचुंग इक्वल टू एक्स। सो एज ऑफ हिज फादर। अब तो हिज फादर के बारे में कोई हम कंपैरिजन देख पा रहे हैं या कोई स्टेटमेंट देख पा रहे हैं जो मैं दिया हुआ है इसमें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग ग्रैंडफादर। इससे तो कोई काम नहीं बना हमारा। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। इसका मतलब बाईचुंग से कितने बड़े हैं, हमें मिल गया स्टेटमेंट। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, तो उसके फादर कितने बड़े थे बाईचुंग से, 29 ईयर्स बड़े थे। अब उसके बाद एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लास्ट बचा हुआ है देखो, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर इक्वल टू कितना हो जाएगा। फिर देखिए अब फादर की एज निकल चुकी है। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हो बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग ग्रैंडफादर।
तो इसका दूसरे वे में ये भी तो हुआ कि जो बाईचुंग के ग्रैंड फादर हैं वो बाईचुंग के फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरी एज आपसे 20 ईयर्स ज़्यादा है, मेरी एज आपसे 20 ईयर्स ज़्यादा है। तो दूसरे वे में ये बोल सकते हैं कि क्या मेरी आपकी एज मेरे से 20 ईयर्स कम है, ऐसा बिल्कुल बोल सकते हैं, दोनों वे में बोल सकते हैं। जब मैं अपने बारे में बात करूँगा तो मैं ये बोलूँगा कि मेरी एज आपसे 20 ईयर्स ज़्यादा है। लेकिन आप अपने वे में बात करेंगे नो, कि मेरी एज जो है सर से 20 ईयर्स कम है। तो हम एक ही बात को दो वे में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है जो उसके ग्रैंड फादर हैं वो उसके फादर से कितने बड़े हैं, उसके फादर की एज इतनी है, उसके फादर की एज हमने लिख दी, तो उसके फादर से कितने ईयर्स बड़े हैं वो, 26 ईयर्स बड़े हैं। तो एक ही कंपेयर में ले जाना। सबसे पहले हमने बाईचुंग लिया, बाईचुंग के फादर लिए, बाईचुंग के फादर से 29 ईयर्स बड़े थे, और ग्रैंड फादर जो थे, ग्रैंड फादर जो बाईचुंग के फादर हैं उससे 26 ईयर्स बड़े। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट बना दिया। अब उसमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ एज कितना है, 135 है। तो सम करते हैं हम। तो सबसे पहले किसका, बाईचुंग का ले लेते हैं, फिर x + 29 ले लेते हैं, फिर x + 29 + 26 ले लेते हैं, और फिर इसको किसके इक्वल रखेंगे, 135 के इक्वल रखेंगे। इसमें आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इससे x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। जब x की वैल्यू मिल जाएगी आपको किस में पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है, और उससे बाद किसका निकल जाएगा, फादर की एज निकल जाएगी, क्योंकि जो भी x की एज आई होगी उसको आप इसमें रखोगे और उसके बाद 29 प्लस करोगे, उसकी एज निकल जाएगी। और इस वाले में फिर से x की एज रखोगे यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन में फाइंड की होगी, और आप 29 + 26 को क्या कर दोगे, उसके साथ ऐड कर दोगे। तो आपको खुद से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is the Ravi's present age? So let the present age of Ravi equal to x. तो क्या स्टेटमेंट दे रखा है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो यहाँ पे तक एक बार रुक जाते हैं। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ जो लिख रखा है इसको पढ़ते हैं। तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ कितनी एज हो जाएगी उसकी, 15 years from now his age इक्वल कितनी हो जाएगी, तो x में कितना प्लस कर देंगे, 15 ईयर्स प्लस, मान लो मेरी अभी 10 है, तो 10 के बाद अगर 15 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी, 10 + 15 कितना हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो ऐसे ही अभी इसकी प्रेजेंट x है, तो इसमें 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ बोल रहा है, तो 15 ईयर्स उसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ हिज एज इक्वल टू x + 15। अब उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद कुछ और लिखा हुआ है। ये तो हमने कितना किया, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ तक ही हमने बात की है, तो ये निकाल के रख लिया हमने। उसके बाद बोला रवीज एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसको अब देखिए हम स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी का मतलब यहाँ पे इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ उसकी एज कितनी है, x + 15, विल बी मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज कितना कंसीडर किया था, x। देखिए फिर से देखते हैं, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ 15 साल बाद, हिज एज विल बी, इट मीन रवीज एज विल बी का मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट कितना माने थे हम, x, तो हमने इसको इक्वेशन में सॉल्व कर दिया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। 15 = 4x, तो 15 4x माइनस x, 15 = 3x, x = 3 5 जा 15। तो कितनी एज है उसकी है, अभी हमें किसी में सॉल्व करना नहीं है क्योंकि x ही माना था, x की वैल्यू 5 ईयर्स निकल गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, जब आप इसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/2, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर। तो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द नंबर, सो लेट द नंबर बी x। तो क्या कंडीशंस हैं इसकी देखते हैं। अ नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, तो मल्टीप्लाई बाय 5/2, तो क्या अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से तो क्या मिलेगा हमें, 5x/2 मिलेगा। ये तो लिखा है अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। तो जो इनका प्रोडक्ट था, जो हमने रेशनल नंबर कंसीडर किया था, उसके साथ हमने जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5/2 को, तो क्या प्रोडक्ट मिला हुआ है, 5x/2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो प्रोडक्ट है
ये देखिए मल्टीप्लाई बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आया है उसमें कितना प्लस करते हैं, 2/3 प्लस करते हैं तो कितना मिलता है आपको, -7/12। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो आप इधर से एलसीएम ले लीजिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 2/3 यहाँ प्लस में ये माइनस में चला जाएगा। आप कोई भी वे चूज़ कर सकते हैं। मैं भी एलसीएम ले रहा हूँ, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15x, 2 2 जा 4, -7/12। अभी सॉल्व नहीं हो सकता 15x/4, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा -7 से, और 12 किससे मल्टीप्लाई जाएगा 15x+4 से। 12 मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी यहाँ पे, ये ऐसे हो जाएगा। अब मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, देखिएगा अभी ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसे मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इससे कैलकुलेशन हमारी ज़्यादा हो जाएगी। 42 माइनस 48, तो 48 प्लस में था, ये माइनस में चला गया इधर। 12 मल्टीप्लाई बाय 15x इक्वल टू 90 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों के दोनों इसमें किस में है, यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो ये किस में चले जाएंगे यहाँ पे, डिवाइड में, क्योंकि 12x और 15x एक्स के साथ किस सिंबल के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन सिंबल के साथ। तो 12 और 15 दोनों के दोनों नंबर क्या हो जाएंगे इधर, ये हो जाएंगे 15 6 जा -6/12 x इक्वल टू -1/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस, मतलब कि किस किस करेंसी नोट की क्या क्या उनके ऊपर लेबल लगा हुआ है, तो 100, 50 और 10 रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी है। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा आपके पास 10 रुपीज़ के अगर आपके पास 6 नोट हैं, और 5 रुपीज़ के आपके पास 3 नोट्स हैं, और ₹20 के आपके पास 10 नोट्स हैं, तो टोटल मनी अगर मैं बोलूँ आपसे काउंट करिए, तो आप क्या करते हैं, जो इनके टोटल नंबर ऑफ नोट्स होते हैं इनको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी क्वांटिटी उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, उसके कितने रुपए का नोट है वो, तो 6 क्वांटिटी है इधर पे नोट की, तो 6 से क्या कर देंगे आप, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 रुपीज़ तो किसके हो गए, 10 रुपीज़ से बने, और 5 3 जा 15, क्योंकि 5 के कितने नोट थे, 3 नोट्स थे, तो 15, और 20 रुपीज़ के कितने नोट थे, 10, तो 20 मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं आप, 10 कर देंगे 200। तो उसी के बाद तो आप इसको क्या करेंगे, 200 + 60 + 15 करेंगे ना, उसके बाद आप बताएंगे सर मेरे पास इतनी मनी है। तो यही क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे टोटल मनी दे रखी है आपको, टोटल मनी दे रखी है, आपको ये बताना है कि जो नंबर ऑफ नोट्स है ना, जो ये यहाँ मैंने अभी नंबर ऑफ नोट्स बताया आपको, एक इसके 10 रुपीज़ के 6 नोट थे, 5 के 3 नोट थे, 20 के 10 थे, तो आपको यही बताना है कि ये कितने रुपीज़ के कितने नोट थे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन अब गौर से पढ़ते हैं, चलो हमें समझ में तो आ गया कि हमने क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है हमसे। अब देखते हैं सबसे पहले दिया क्या है। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100, 50। ये ठीक है, इसने बिल्कुल बता दिया हमें कितने रुपए के नोट है। अब उसके बाद द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स, ये है यहाँ पे देखिए, ये रेशियो ऑर्डर में होता है हमेशा। सबसे पहले किसका लिखा था 100, तो 100 के 2x, 50 के 3x नोट, और 10 के 50 5x। तो यह ऑर्डर है आपका, जो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट वाले को, 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 को, 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को। सो लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, तो कितना 100 के कितने हैं, 2 हैं, तो ये रेशियो दे रखा ना, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स, तो 2x 3x और 5 है, ये रेशियो में दे रखा, आपको नंबर फाइंड करना है कितने नंबर है इसका। तो एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ कितने का, अब 50 का कितना रेशियो आ रहा है यहाँ पे, 3x के हिसाब से, क्योंकि x मर्ज करना है हमने यहाँ पे। एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ लास्ट में 10, तो कितना है इसका 5x। ये तो हमें पता चल गया कि कितने रुपीज़ के कितने नोट है, 2x नोट है और 3x और 5 है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास 4 लाख है, हम यही तो करते हैं कि नंबर ऑफ नोट्स को मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, जो उनका करेंसी होता है। जैसे मैंने बोल दो कि 100 के अगर 2x है, तो 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्या बोल रहा है कि टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख। तो ये कब आया होगा 4 लाख? जब उसने क्या किया होगा, 100 के जितने नोट हैं उनको मल्टीप्लाई कर लिया होगा, 50 के जितने नोट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर लिया होगा, 10 के जितने नोट्स हैं उससे क्या कर लिया होगा, मल्टीप्लाई कर लिया होगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 के अगर 2x है तो ये हमें टोटल मनी पता चल जाएगी, क्योंकि अगर 2x नोट्स हैं तो और 100 रुपीज़ का नोट है तो 2x से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल नंबर पता चल जाएगा। सिमिलरली 50 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 3x से मल्टीप्लाई करेगा, और ऐसे ही 5x किससे मल्टीप्लाई करेगा, 5x 10 को रिप्रेजेंट करता है और ये कितने को रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई करेगा, 10 को करेगा। ऑर्डर आप इधर उधर लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 4 लाख आता है। ये आपको बॉक्सेस में नहीं करना, मैं आपको क्लियर करने के लिए लिख रहा हूँ। तो 100 टू जा 200x प्लस 5 3 जा 150 और 50x। ये देखिए अब इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसे हम प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 50 प्लस करेंगे तो कितना है 200, तो टोटल कितना आ जाएगा 400। 200 ये बनाएगा, 200 पहले से, तो 400x 4 लाख। अब ये x किस में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 400 के साथ, तो अब जो नंबर है वो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 400 यहाँ पे डिवाइड में आ गया, इससे डिवाइड कर लेंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000। ये तो किसकी वैल्यू निकली, x की वैल्यू निकली। अब हमने नंबर ऑफ नोट सपोज कितने यहाँ पे, सो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 कितने कंसिडर किए थे, 2x, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल टू 2000 नोट्स हैं इसके। और ऐसे अब किसके पता करेंगे हम, 50 के कितने दे रखे थे, 50 के कितना सपोज किया था 3x, तो ₹50 के कितने आ जाएंगे 3x, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो कितना आ जाएगा 3000 नोट्स हैं। और रुपीज़ कितने, 10 के कितने नोट्स थे 5x, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 5000 आ जाएगा। अब आप अगर चेक क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1, 2 एंड ₹5। द नंबर ऑफ ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coin. Total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? देखिए बेटा आपके पास क्या गया है, कुछ टोटल मनी बताइए। आपको टोटल मनी जो है वो कितना दे रखा है, ₹300। ये 300 रुपीज़ हैं ये, लेकिन कॉइन से मिलके बने हुए हैं, तो हम इसमें ब्रैकेट में लिखते हैं कॉइन से मिलके बना हुआ है पूरा। तो ये किस किस डिनोमिनेशन में है, ₹1 के कॉइन है उसमें, ₹2 के कॉइन्स हैं और ₹5 के कॉइन्स हैं। अब आपको यही बताना है इस क्वेश्चन में कि ₹1 के कॉइन्स तो हैं लेकिन वो कितने हैं, ₹2 के कॉइन्स हैं तो वो कितने हैं, और ₹5 के भी हैं तो वो भी कितने हैं। तो जब हमको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 कॉइन्स आ जाएंगे हमारे पास, और रुपीज़ कितने आ जाएंगे 300 आ जाएंगे। तो यही फॉलो करना है। तो हमें यहाँ पे पता कैसे करें कि ₹1 के कितने कॉइन्स हैं, ₹2 के कितने कॉइन्स हैं और ₹5 के कितने कॉइन्स हैं। तो इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट दिया है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो उससे पहले हम एक बार लिख लेते हैं टोटल कॉइन्स कितने हैं। यहाँ पे टोटल कॉइन्स हैं हमारे पास 160 कॉइन्स है। अब द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो किस पे स्टेटमेंट खत्म हो रखा है यहाँ पे, कमेंट किस पे, 5 रुपीज़ के कॉइन्स पे। तो लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, क्योंकि हमें कॉइन्स पता करने किसके कितने, और इन सबको प्लस करने के बाद कितना होना चाहिए 160 कॉइन्स होने चाहिए। तो ₹5 के कितने कर लेते हैं, x कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, तो 2 के इक्वल टू 3x, एंड नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स। अब ये कैसे पता करें कि ₹1 के कितने कॉइन्स हैं, क्योंकि आपको 2 के रुपीज़ के कॉइन तो 5 के आपके 5 की हेल्प से मिल गई, क्योंकि 5 के और उसके बीच में रिलेशन दे रखा था। तो 1 का कैसे पता करें, तो देखो बेटा यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं। अगर मैं आपके पास बोलूँ कि आपके पास 100 कॉइन्स हैं, उसमें मैंने बोला कि 2 रुपीज़ के अगर 10 कॉइन हैं और 5 रुपीज़ के अगर आपके पास 50 कॉइन हैं, तो आपके पास जो 1 रुपीज़ के हैं, 2 के कितने हैं 10 कॉइन हैं और ₹5 के 50 हैं। तो आप बताइए ₹1 के कितने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 50 + 10 कर सकते हैं। 50 + 10 कितना हो जाएगा
60 और इसको किससे माइनस कर सकते हैं 100 से, तो कितना आ जाएगा 40। तो क्योंकि देखो अब 50 + 40 + 10 करके कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो सेम यही यहाँ पे पैटर्न हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। देखिए 5 रुपीज़ के कॉइन पता है कितने हैं x, 2 के कॉइन पता है कितने हैं 3x, और टोटल कॉइन्स पता है, टोटल कॉइन्स 160 हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि टोटल में से किसको माइनस कर लो, ₹5 और ₹2 के कॉइन्स को प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो तो ₹1 के कॉइन्स होंगे। तो हम क्या करेंगे 160 माइनस x प्लस 3x कितना आ जाएगा ये 4x। तो ये तो पता चल गया कि किसके कितने कॉइन थे। लेकिन ये किस में आए हैं x की फॉर्म में आए। अब हमें तो इसे फाइंड क्या करना है, नंबर काउंटिंग नंबर्स में फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब देखो बेटा अगर 300 आपको पूरा मनी बता रखा है तो ये पूरा मनी कब आया होगा 300 कि क्या किया होगा 5 रुपीज़ के जो कॉइन्स थे उसको टोटल नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई किया होगा। जो 5 रुपीज़ के कॉइन्स थे उसको जैसे मान लो मान लो 5 रुपीज़ के कितने आए, 5 रुपीज़ के 10 आ गए मान लो, तो 5 से क्या कर लो 5 10 जा 50 कर लेंगे आप। तो ऐसे ही यहाँ पे ₹5 के जो कॉइन्स हैं इसको टोटल नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा 5 से कितने रुपए मिलके बने थे। ऐसे 2 से क्या कर लो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या पता चल जाएगा आपको 2 से ₹2 की हेल्प से कितने रुपीज़ मिलके बने थे, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि 1 की हेल्प से कितने रुपीज़ बने थे आपके, और सबको प्लस कर दोगे तो कितना आना चाहिए 300 आना चाहिए। तो यही चीज़ कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप x को, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए आप 3x को, क्योंकि जो ₹2 के कॉइन्स हैं वो कितने हैं 3x हैं, और 5 के कितने कॉइन्स हैं x हैं, और ऐसे ही 1 के कितने कॉइन हैं 160 माइनस 4x। तो इन सबको प्लस करके कितने रुपीज़ हो जाएंगे आपके पास 300, क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया। कभी भी टोटल मनी अगर पता करनी होती है तो क्या करते हैं हम टोटल जो आपके जो करेंसी नोट्स होते हैं उसको टोटल नंबर ऑफ नोट्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 के x थे, 2 के 3x थे, 1 के 160 माइनस 4x थे। इसको सॉल्व करेंगे 5x 3 2 जा 6x 160 माइनस 4x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ सॉल्व होगा नहीं आगे। तो आगे करते हैं 11x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। इसको सॉल्व कर सकते हैं 11 माइनस 4x 7x, और ये 160 यहाँ माइनस में चला जाएगा 7x इक्वल टू 0 4 x इक्वल टू 20। अब देखिए x की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 20 निकल गई। तो सो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितने सपोज किए थे हमने x, तो x की जगह कितना आ गया 20 कॉइन्स है 5 के। तो कितने कॉइन है ₹5 के कितने कॉइन्स है 20 कॉइन्स है। ऐसे ही जो ₹2 के कॉइन्स वो कितने थे 3 टाइम्स ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो हम किस में रख देंगे 3x में रख देंगे। ₹2 कॉइन्स इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 20, तो कितना हो जाएगा 60 ₹1 कॉइन्स, ये कितना हो जाएगा 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि x माना था ना, ये लिखा था ना 160 माइनस 4x, तो x की वैल्यू पुट कर लिया हमने यहाँ पे। तो 160 माइनस 20 हो जाए 80, कितने आ गए 80। अब इनको चेक कर लेते हैं प्लस करके कितना आता है। देखिए क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं यहाँ पे। ₹5 के कितने थे 20, ₹2 के कितने थे यहाँ पे 60, और इसके कितने थे 80। इन सबको प्लस कीजिए आप 0 160। देखो कॉइन पता चल गए टोटल 160 कॉइन्स थे, और कितने कितने थे 5 के तो 20 थे, और 2 के कितने थे 60, और 1 के कितने थे 80 कॉइन्स थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, the organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is 3000. Find the number of winners. देखिए इस एक कोई ऐसे कंपटीशन चल रहा है उसमें क्या बता रहा है कि जो विनर्स हैं उनको ₹100 का प्राइज़ मिलता है, और जो लूजर्स हैं उनको कितना मिलता है उनको ₹25 का प्राइज़ मिलता है, उनको भी प्राइज़ मिलता है। तो टोटल प्राइज़ जो मनी डिस्ट्रीब्यूट थी कितना था 3000 था। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, आपको नंबर ऑफ विनर्स बताना है इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। तो जो जो इसमें गिवन है पहले वो लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा था टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल टू ₹3000। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इक्वल टू 63।
ये दे रखा है। अब हमें पता ही नहीं है कि कितने लूजर्स थे और कितने विनर्स थे, यही हमें फाइंड करना है, क्योंकि नंबर ऑफ विनर्स पूछा गया। तो ना तो यहाँ पे लूजर्स दे रखा, ना तो नंबर ऑफ विनर्स दे रखा, लेकिन ये बता रखा है हु विन्स ही gets the prize of ₹100 and who does not win gets equal to ₹25। तो जो जीतता है उसे तो 100 रुपीज़ मिलते हैं और जो नहीं जीतता उसको 25। अब हमें पता ही नहीं है, लेकिन अगर हम क्या करें, अगर एक को x मान लेते हैं तो हम पता कर सकते हैं कि कितना होगा। लेट द नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू x। अगर इसको हम x मान लेते हैं तो नंबर ऑफ लूजर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखिए टोटल स्टूडेंट कितने थे 63, तो 63 में से अगर माइनस कर देंगे तो हमें यही तो पता चल जाएगा कि कितने लूजर्स हैं। ये देखिए ना कि टोटल पार्टिसिपेंट दे रखा है 63, उसमें से जो विनर्स हैं वो x हैं, तो जो लूजर्स हैं वो कितने होंगे, टोटल 63 थे, विनर्स मान लो x पता है, तो इसमें से इसको माइनस करने के बाद लूजर्स पता चल जाएंगे आपको। जैसे मैं बोलूँ ना 63 में से अगर मैं बोल दूँ, मैंने बोला 23 विनर्स हैं, 23 विनर्स हैं, तो आप जो लूजर्स हों कैसे निकालेंगे, 63 में से इसको माइनस तो करेंगे, 3 में से 3 माइनस करिए, 6 में से 2 माइनस करें 4, तो 40 और कितना जाएगा 23 मिलकर 63 होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी आप एक को x मान लीजिए। आप ऐसा नहीं है कि लूजर्स को नहीं मान सकते हैं, लूजर्स को भी x मानोगे तब भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा आपका। लूजर्स को x मान लीजिए तो विनर्स कितने हो जाएंगे 63 माइनस x हो जाएंगे। तो यहाँ पे पता चल गया हमें विनर्स कितने हैं x और लूजर्स कितने हैं 63 माइनस x। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए विनर्स कितने हैं x, इनको प्राइस कितना मिला 100, तो इससे मल्टीप्लाई कर लिया हमने, क्योंकि अगर जितने विनर्स होंगे उनको ₹100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है हमारा। उसके बाद ₹25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 63 माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो लूजर्स हैं उनको कितने रुपये मिलते हैं 63 माइनस x इक्वल टू टोटल मनी कितनी हो जाती है 3000। अरे भैया अगर आपके पास अगर ये क्वेश्चन हो कि आपके वहाँ कुछ चलो एक एग्जांपल लेते हैं, 100 लोग आपके वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और उनको मैंने बोला कुछ विनर्स हैं कुछ लूजर्स हैं। मगर आपको बता दूँ 75 ने विन किया और 25 ने लूज किया, तो जो 75 है उसको आप 100 रुपीज़ देना चाहते हैं और जो लूजर्स थे उसको आप 20 रुपीज़ देना चाहते हैं। तो आपका मनी एक्सपेंडिचर कितना था, तो आप क्या करेंगे 75 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 100 से, 75 लोगों को आपने 100 रुपीज़ देने और 25 लोगों को आपने कितने रुपीज़ देने हैं 20 रुपीज़ देने आपने। इसका मतलब ये हो जाएगा ना, इसका मतलब तो आप क्या करोगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कर लेंगे हम इसके बाद इसके, तो पता चल जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर कितना है। तो यही चीज़ तो हमने भी किया है। तो 100 रुपीज़ देने थे कितने लोगों को x, और 25 रुपीज़ कितने देने थे 63 माइनस x को जो लूजर्स थे। तो अगर हम इनको पूरा प्लस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 3000 रुपीज़ है हमारे, क्योंकि एक्सपेंडिचर पहले से ही बता रखा है 3000 है। ये तो टोटल नंबर ऑफ विनर्स बताना है आपने। सो 100x प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 25 3 जा 75, 25 6 जा 150, 157 माइनस 25x इक्वल टू 3000। अब देखिए इसको सॉल्व किया जाता है 75x इक्वल टू 3000 माइनस 1575, 75x इसको माइनस कर लीजिए, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4, 2 माइनस 1 1। नाउ x इक्वल टू 1425/75। अब देख लीजिए अगर आपको टेबल सीधे से डिवाइड करना आ रहा है तो आप सीधे कर लीजिए डिवाइड, वरना आप थोड़ा टुकड़े टुकड़े में कर सकते हैं डिवाइड। कैसे 25 से डिवाइड कर लीजिए आप इसको, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 125 प्लस जब आप इसे डिवाइड करोगे ऐसे कर लेना है आप, या तो 25 5 जा 125, 12 में 7 आ जाएगा ना यहाँ पे, 3 में से 2 माइनस किया 1, ये 57 आ जाएगा। तो 57/3 तो कितना आ जाएगा 19, 3 से डिवाइड कर देंगे इसको। सो टोटल नंबर ऑफ
तो टोटल इक्वल टू 19, क्योंकि हमने उसको एक्स ही माना था। अगर लूजर्स पूछा होता तो क्या करते आप, 63 में से किसको माइनस कर देते, 19 को माइनस कर देते। थैंक यू।